दोस्तों, एक कहावत तो आपने हर जगह पढ़ी होगी, जल ही जीवन है। लेकिन क्या कभी सोचा कि ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या सच में पानी के बिना कोई जीवन नहीं है? चलिए आज इसका पता लगाते हैं। एक वीरान रेगिस्तान जो पहले कभी एक घना शहर हुआ करता था। चारों ओर लोगों की आवाजाही थी, चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये आज से कई 100 साल आगे का दौर है, जहाँ पर पानी जैसी चीज इंसान की कीमत से ज्यादा महंगी हो चुकी है, क्योंकि अब इसे गिने चुने लोग ही पी पाते, और जो नहीं पीते वो इस रेगिस्तान में अपना जीवन दान कर देते हैं। इस बीच हम दो नकाबपोश लोगों को देख पाते हैं, जो कि एक स्टोर रूम के ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतने में वहां का मालिक यानी कि ऑनेस्ट आ जाता है, जो उन्हें देख लेता है और शूट कर देता है। अब आपको लग रहा होगा कि उसके अंदर बहुत ही कीमती चीज होगी, पर असल में उसके अंदर पानी का पंप था, जिसे चुराने वो दोनों आए थे, पर अब वो भी चलना बंद हो चुका है। इसीलिए ऑनेस्ट अपने बेटे जंपर के साथ वहां से दूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जहां पर कुछ सरकारी मजदूर जमीन से पानी निकालने का काम करते हैं। ऑनेस्ट उन्हें राशन सप्लाई करता है, क्योंकि उसके पास एक खच्चर है जिसके ऊपर रखकर वो दूर दूर तक जाता रहता है। उसी के बदले में उसे कुछ पानी मिलता है, तो वो उन लोगों से कहता है कि उसे कुछ एक्स्ट्रा पानी चाहिए ताकि वो अपनी खेतों को सींच सके। जो सुनकर वो बंदे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इंसान के पीने लायक पानी तो मिल नहीं रहा है, तुम्हें खेती करनी है, जब तक ये मिल रहा है पी लो, वरना कुछ दिन बाद ये भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऑनेस्ट वहां से लौट आता है, लेकिन तभी उसका खच्चर का पैर एक पत्थर से टकरा कर टूट जाता है, जिसके कारण अब वो चलने की हालत में नहीं रहा, और ऐसे में वो उन्हें किसी भी काम का नहीं है। जंपर को उससे काफी लगाव था, पर उसके डैड को ये करना ही पड़ा। वो उसे शूट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे तड़प तड़प कर मरने से बेहतर है एक आसान मौत मिल जाए। इस चीज से जंपर को बहुत दुख होता है, तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि हम जिस सफर पर निकले हैं उसमें ऐसे कई मोड़ आएंगे जहाँ तुम्हें अपनों को खोना होगा, इसलिए मजबूत बनो और आगे बढ़ते रहो। और यही दोस्तों सृष्टि का नियम भी है। अब घर पहुंचने पर हम देख पाते हैं कि ऑनेस्ट की एक बेटी भी है, सूफिया, जो कि रेत से बर्तनों को धो रही है, क्योंकि पानी तो है नहीं। इस बीच वो उसे बताता है कि कल वो एक ऑक्शन में जा रहा है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल भी जाएगा उसकी माँ से मिलने के लिए। दरअसल सालों पहले एक हादसे में सारा के साथ एक घटना हुई है, जिसमें वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गई, और तब से वो उसी फर्टिनिटी में रह रही है, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए उसके पास सही वातावरण नहीं है। अब सूफिया वहां जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसका मानना है कि उसकी ऐसी हालत उसके पिता के ही कारण हुई है। अगर वो उस दिन उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाते तो वो सही सलामत हमारे साथ रहती। खैर, अब दोनों बाप बेटे ऑक्शन में जाते हैं, जहां पर रोबोट्स की बोली लगाई जा रही थी। उन्हें खच्चर के मर जाने के बाद उन्हें किसी ऐसे रोबोट की जरूरत थी जो उनके सामानों को इधर से उधर ले जा सके। एक शैडो नाम का रोबोट उन्हें मिल भी जाता है, जिस पर वो बोली लगाते हैं। उसी बीच फ्लेम्स नाम का एक लड़का भी पैसे लगाता है। हालांकि उसके पिता ही ये ऑक्शन करवा रहे हैं, पर वो फिर भी उस पर पैसे लगाता है। लेकिन अंत में ये लोग बोली जीत जाते हैं और वो रोबोट उनका हो जाता है। उसको पाकर जंपर काफी खुश था, क्योंकि उसे उसका काम और भी आसान हो जाएगा। हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर हम सारा को देख पाते हैं, जो कि एक वायर से कनेक्टेड थी किसी रोबोट की तरह, और उसी की मदद से वो यहाँ से वहाँ चल रही है, हिल डुल सकती है। जंपर अपनी माँ से काफी देर तक बात करता है, फिर उन्हें वहां से अलविदा कहना पड़ता है। अब वापस जाते टाइम ऑनेस्ट पेट्रोल डलवाता और कुछ पी भी जाता है, ताकि वो हिसाब पूरा हो सके। उसी बीच उसे एक कपल मिलते हैं, जिसे वो पहले से जानता था। उन्हीं कपल में वो अलीना उससे कहती है कि वो उसे उसके बच्चों को अडॉप्ट कर ले, क्योंकि उसका हस्बैंड जॉन उसके बच्चों को बेचना चाहता है, ताकि इससे उन्हें पैसे मिल सके। अब ये सुनकर ऑनेस्ट को बहुत बुरा लगता है। वो जॉन को एक डॉक्टर का पता देता है और बताता है कि इन दोनों को वहां जाकर छोड़ दो, और कभी भी पानी या फिर पैसों की नीड हो तो मेरे पास आ जाना। इन दोनों को कभी बेचने की सोचना भी मत। वहीं घर पर हम फ्लेम्स को देखते हैं, जो कि सूफिया का बॉयफ्रेंड है। उसे आए दिन मिलने आया करता है, लेकिन वो तब आता है जब घर पर कोई नहीं होता। आज वो फिर से आता है, पर इस बारी वो सूफिया से नहीं बल्कि ऑनेस्ट से मिलने आया था। वो ऑनेस्ट से उसका रोबोट मांगता है, इसके बदले में वो उसे पैसे भी देगा, या फिर वो उसे रेंट पर भी दे सकता है। तो ऑनेस्ट कहता है कि पहले तुम्हें अपने पिता से इस बारे में बात करनी होगी, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि फ्लेम से बड़ा धोखेबाज इंसान कोई नहीं है। उसके मना करने पर फ्लेम्स गुस्से में वहां से लौट जाता है। अब दूसरे दिन जब ऑनेस्ट सप्लाई देकर लौट रहा था, तो उसके सामने से फिर से फ्लेम्स आते हुए दिखता है। ऑनेस्ट समझ जाता है कि ये सब क्या चल रहा है, इसीलिए वो घर जाकर सूफिया को समझाता है कि वो उसके लिए सही लड़का नहीं है, उसे दूर रहना चाहिए।
सूफिया कहती है कि अगर उन्होंने उसे फ्लेम से मिलने नहीं दिया तो वो इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। अब ये सुनकर बेचारा ऑनेस्ट परेशान हो जाता है और पूरी रात शराब पीता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की सबसे ज़्यादा फिक्र थी। उसने तो पहले ही अपनी पत्नी को खो दिया और उसे हर दिन मिल भी नहीं पाता। उसकी ये परेशानी चल ही रही थी कि अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि गैराज का गेट टूटा हुआ है, जिसमें से वो रोबोट भी गायब है। वो समझ चुका था कि ये किसका काम है। वो फौरन मिस्टर हेनरी के घर जाता है, जो फ्लेम्स के पिता है। वो उन्हें सब कुछ बताता है। वो कहते हैं कि वो तो सुबह पहाड़ों के उस पार गया हुआ है, पहाड़ों के उस पार गया है सप्लाईज देने के लिए। तुम्हें वहीं जाना होगा, तभी वो मिल पाएगा। अब ऑनेस्ट निकल पड़ता है अपने रोबोट को लेने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए, ताकि वो उसकी बेटी से कभी दोबारा ना मिले। और यहाँ बीच में ही उसे कुछ मजदूर पकड़ लेते हैं, जिन्हें हम वाटरमैन के नाम से जानते हैं। उन सभी का कहना था कि ऑनेस्ट ने उनकी सप्लाईज को चुराया है, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। पर वो कहाँ मानने को तैयार थे। बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि एक आदमी उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन ऑनेस्ट जैसे तैसे करके खुद की जान बचाकर देर रात वहां से भाग निकलने में कामयाब था। अब सुबह सुबह फ्लेम्स उसे एक पहाड़ी पर लेटा हुआ मिलता है। वो सीधा उसके सर पर बंदूक तानता है। ऑनेस्ट भी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि उन वाटरमेलन्स की सप्लाई फ्लेम्स ने ही चुराई थी और इल्जाम उस पर डाल दिया। इसीलिए वो उसके दोनों हाथ बांध देता और अपने उस रोबोट को लेकर वहां से जाने लगता है। इस बीच फ्लेम्स उसे बहुत बुरा भला कहता है, उसकी बेटी के लिए भी काफ़ी बुरे बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता है। पर ऑनेस्ट को अपने गुस्से पर कंट्रोल था। अब कई मील चलने के बाद दोनों के शरीर ने जवाब दे दिया। उन्हें अब पानी की ज़रूरत थी, पर उन चुराई हुई सप्लाईज में पानी नहीं बल्कि शराब थी, जिसे पीकर वो खुद को ठीक कर सकते हैं, ऐसा फ्लेम्स का कहना था। ऑनेस्ट को भी ये बात सही लगती है, क्योंकि अभी इस समय इनके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। इसीलिए दोनों ही उसे पीकर खुद के गले को तार तार करते हैं। लेकिन है तो वो शराब ही, जिसके चलते उसे नशा हो जाता है। उसके कारण उसका खुद पर कंट्रोल खो गया था और इसी का फायदा फ्लेम्स उठा लेता है। वो उसे एक पत्थर खींचकर मारता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। उसका पैर एक चट्टान से टकरा जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। फ्लेम्स वहां पर ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये बस एक हादसा है। वो उसके आसपास बहुत सारी शराब को गिरा देता है, ताकि अगर किसी को ऑनेस्ट की लाश मिले भी तो सभी को ये लगे कि नशे के कारण उसकी मौत हो गई। अब फ्लेम्स वहां से सीधा सूफिया के पास जाता है, जिसको देखकर वो भागते हुए उसे गले लग जाती है, पर वो किसी को कुछ भी नहीं बताती। सूफिया ने अपना घर छोड़ दिया है। ये सब दूर खड़ा हुआ जंपर देख रहा था, लेकिन कुछ कहता नहीं है, और कहेगा भी क्या। वो फ्लेम्स से लड़ थोड़ी सकता है। कई दिन बीत जाते हैं, पर फ्लेम्स का कोई अता पता नहीं था। कई दिन बीत जाते हैं और उसके पिता का कोई अता पता नहीं था। इसीलिए जंपर अब उन्हें खुद ढूंढने के लिए जाता है और देखता है कि एक चट्टान पर उसके पिता की लाश है, जो देखकर उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वापस आकर वो उन्हें दफन कर देता है और फिर अपनी माँ को भी इस बारे में बताता है, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। यहाँ जंपर को लगता है कि ये सब उस रोबोट के कारण ही हुआ है, इसीलिए वो उसे हथौड़े से तोड़ने लगता है। भी वहाँ पर फ्लेम्स ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मानो जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो जंपर से कहता है कि आज से उन दोनों की जिम्मेदारी उसकी है। जो उसके पिता चाहते थे वही होगा, यानी कि वो उनके काम को जारी रखेगा और अपनी पूरी कोशिश करेगा कि किसी भी हाल में वो यहाँ तक पानी की सप्लाई को ला सके, जिससे वो लोग इस जमीन पर खेती कर सके। लेकिन जंपर का कहना था कि ऐसा कुछ उसके पिता बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने। लेकिन फ्लेम्स उसे एक और मौका मांग। अब यहाँ जंपर भी छोटा था, तो वो अकेले क्या ही करेगा, इसीलिए वो मान जाता है। इसके बाद फ्लेम्स जाकर वाटरमैन से मिलता है और उससे कहता है कि तुम मुझे एक सप्लाई लाइन दे दो, मैं उसे खेती करना चाहता हूँ। तो वो उसे बताता है कि जिस जमीन पर तुम खेती करना चाहते हो वो बंजर है, वहां पर कुछ नहीं उग सकता है। लेकिन फ्लेम्स के पिता की अच्छी पहचान थी, इसीलिए वो बंदा कहीं ना कहीं मानने लगता है और उसे सप्लाईज देने के लिए राजी हो जाता है। फ्लेम्स उसे एक एंशिएंट चाकू भी गिफ्ट करता है, जो पाकर वो आदमी हाँ कर देता है। अगले दिन हम वहां पर वाटर सप्लाईज को देख पाते हैं। सभी बहुत खुश थे। फ्लेम्स अब उस जगह पर खेती करने लगा था। उसने पूरी जमीन को उस रोबोट के जरिए जोत डाला था। वहां पर फसल भी उगाई थी, यानी कि ऑनेस्ट का सही मानना था, ये जमीन बंजर नहीं है, बस इसे पानी की जरूरत थी। पर कुछ ही दिन बाद वहां पर मिस्टर हेनरी कुछ बैंक वालों के साथ आते हैं, जो जंपर को बताते हैं कि फ्लेम से इस जमीन के भरोसे काफी लोन ले रखे हैं, जिसकी डेट अब निकल चुकी है, इसीलिए वो इस जमीन को खुद के कब्जे में ले रहे हैं। फ्लेम्स उन्हें कुछ दिन रुकने को कहता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि वो इस जमीन को वापस पा लेगा।
लेकिन कैसे, ये हमें अगले सीन में देखने को पता लगता। जिस कपल ने शुरुआत में ऑनेस्ट से मदद मांगी थी, फ्लेम्स उन्हीं से जाकर मिलता है। उस आदमी से झूठ कहता है कि तुम अपनी बच्ची को मेरे हवाले कर दो, मैं इसकी अच्छी देखभाल करूंगा, यहाँ पर रहकर ये सभी फल फूल नहीं सकते। वो आदमी मान जाता है, लेकिन फ्लेम्स यहाँ उसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा करता है। वो उसे ले जाकर बेच देता है, जो कुछ भी पैसे मिलते हैं उसे वो जमीन के कर्ज को चुका देता है। जब इस बारे में उस आदमी को पता लगता है तो वो फ्लेम्स को बहुत खरी खोटी सुनाता है और सभी को उसके बारे में बता देने की धमकी देता है। लेकिन फ्लेम्स के लोग उसे हमेशा के लिए शांत कर देते हैं, लेकिन इस चक्कर में एक गोली जाकर उस रोबोट के सेंसर पर भी लगती है, जो कि अब खुद ही ऑपरेट होने लगा है, यानी कि अब वो खुद का मालिक बन चुका है। अब यहाँ पर सब सही हो जाने पर फ्लेम्स ने सूफिया से शादी कर ली। इस बीच जंपर उसे पूछता है कि उसने उस रोबोट का क्या किया। वो बताता है कि उसने उसे भेज दिया, पर हकीकत में वो मशीन तो वहां से चलते चलते शहर की ओर आ गई थी, जहां पर एक आदमी उसे देख लेता और ये कोई और नहीं बल्कि उस मशीन का इन्वेंटर था। इधर हम अलीना को देखते हैं, जो एक नकली बच्चा लेकर बैठी हुई है। उसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है, वो दिमागी तौर से पूरी तरह से हिल चुकी है, जिसको जंपर भी देख लेता है। पर तभी फ्लेम्स आकर अलीना को अंदर ले जाता और इस बीच इन्वेंटर ऑनेस्ट के घर कॉल करके उसकी मशीन के बारे में बताता और कहता है कि वो यहाँ शहर में भटक रही है। उसकी ये बात जंपर को पता लग जाती है। वो ये चीज़ फ्लेम को भी बता देता है, पर वो बात को घुमाने लगता है, जिससे कि अब जंपर को उस पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा है कि वो कोई बात छुपा रहा है, इसीलिए अब वो खुद डिसाइड करता है कि वो बॉर्डर के उस पार जाएगा उस रोबोट को लेने के लिए। लेकिन अभी उसकी उम्र 18 से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए उसे रोक दिया जाता है। लेकिन वहाँ जंपर को एनी नाम की लड़की मिलती है, जो कि वहाँ पर रेबल्स के साथ उसका कहना था कि वो उसे दूसरी ओर भिजवा सकती है। ये रेबल्स लोग सरकार के खिलाफ है और इन्हें गवर्नमेंट ने गलत लोग घोषित कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी उस सिटी में रहना चाहते हैं जहाँ पर सरकार अब सिर्फ अमीर लोगों को ही रहने की इजाज़त देती है, या फिर उन लोगों को ही किसी काम के लायक समझती है। खैर, अब एनी उसको एक ट्रक में बैठाकर बॉर्डर क्रॉस करवा देती है और खुद ही उस पार आ जाती है। तब जंपर उसका शुक्रिया करता और कहता है कि वापस आते समय भी उसे उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एनी बताती है कि उसे वापस जाते टाइम कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग यहाँ से वापस इस दुनिया में आते हैं, जो कि एक नर्क है। अब अगले दिन वो कैल्विन के ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि उसने उसके रोबोट को ठीक कर दिया। यहाँ वो उसके और फीचर्स के बारे में बताता है कि उसका सेंसर टेप रिकॉर्डर की तरह भी काम करता है, जिसको जब वो प्ले करते हैं तो जो दृश्य उसमें आता है वो देखकर जंपर की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसे पता चल चुका था कि फ्लेम्स ने ही उसके पिता को मारा है और अलीना के हस्बैंड को भी, इसीलिए वो उस रोबोट को लेकर वापस आता है, जिसको जब फ्लेम्स देखता है तो दंग रह जाता है। कि उसी समय जंपर उसे सवाल करता है कि तुमने तो इसे जॉन को भेज दिया था, तो यहाँ कैसे आ गया। और फ्लेम्स अब फिर से बातें घुमाने लगता है। उसी रात डिनर पर जंपर उससे बताता है कि आज दोपहर में जॉन का कॉल आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन जॉन को तो उसने खुद अपने हाथों से मारा है, तो ये कैसे हो सकता है। ये चीज़ वो भूल भी नहीं सकता। उसके चेहरे पर एक टेंशन दिख रही है। वो उससे कहता है कि वो उसे कॉल कैसे कर सकता है, उसके पास तो रेडियो है ही नहीं। लेकिन जंपर अपनी बात से टसमस नहीं होता, जैसे कि फ्लेम्स गुस्से में उठकर वहां से चला गया। और अगले दिन उनके घर पर एक लेटर आता है, जो कि फ्लेम्स का नाम पर था, लेकिन उस लेटर को जंपर ने लिखा था और उस पर नाम जॉन का था, जो उसे पहाड़ के दूसरी तरफ बुला रहा था मिलने के लिए। अब ये पढ़कर फ्लेम्स के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन उसे सच भी तो बाहर लाना था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। इसीलिए वो पहाड़ी के पार जाता है, लेकिन तभी किसी पत्थर के कारण उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो टूट जाता है। अगले ही क्षण हम फ्लेम्स को एक गड्ढे में गिरा हुआ देखते हैं। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, तभी ऊपर जंपर आता है, जिसको देखकर फ्लेम्स समझ जाता है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। फ्लेम्स उसके सामने रोता है, अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन जब जब वो उसके आंसू को गिरते हुए देखता है तो जंपर को अपने पिता की वो जानवरों द्वारा नोची गई लाश दिखाई देती है। वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे वहीं शूट करके ख़त्म कर देता है। अब 3 दिन बीत जाने के बाद भी फ्लेम्स घर नहीं आता, तो सूफिया को फिक्र होने लगती है, क्योंकि अब वो माँ बनने वाली है। लेकिन जंपर उसे कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंपर उसी रोबोट के पास खड़े होकर अपने पिता के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करके इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज उसके घर के बाहर सारी ज़मीन पर फसल लहरा रही है। काश उसके पिता अगर ये देख पाते तो कितना खुश होते। और इसी दृश्य के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।